हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ये प्रैक्टिस नंबर आपका 18 है। 17 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए ये ओनली पेट के लिए ही नहीं है, इसमें जो भी क्वेश्चंस डाले गए हैं वो जो है कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये किसका है? तो ये समान अध्ययन का है। तो आप लोग जो है वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा वह अनुच्छेद है जो कि संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है। देखिए सबसे पहले तो ये बता दूं आपको कि जो नागरिकता है वो हमारे संविधान के भाग 2 में है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, जो नागरिकता है संविधान में कहाँ पे वर्णन किया गया है? तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने का शक्ति देता है, वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है आपका 11 नंबर। ठीक है, इसके द्वारा जो है कि कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करता है। देखिए अनुच्छेद 8 की बात करें हम तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार है ये। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 ये कहता है कि विदेशी राज्यों की जो लोग नागरिकता स्वेच्छा से ले लिए हैं उनकी जो है कि मतलब विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से जो लोग अर्जित कर लिए हैं उनकी नागरिकता जो है कि ख़त्म हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में जो है कि एकल नागरिकता है ना, तो कोई अगर विदेशी नागरिकता का मतलब वो ले लेता है, कोई विदेश में जाकर के अपनी नागरिकता वहाँ का ले लेता है तो यहाँ की नागरिकता स्वतः ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 ये कहता है कि नागरिकता के अधिकारों को बना रहना, ये बताया गया है अनुच्छेद 10 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 भारत को क्या घोषित करता है? एक राज्य संघ, एक संघीय राज्य, एक अर्ध संघीय राज्य, एक एकात्मक राज्य। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है, जो आर्टिकल 1 है, वह भारत को क्या घोषित करता है? तो वो घोषित करता है क्या? देखिए अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है कि संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके बारे में बात करता है अनुच्छेद 1। देखिए यह उपबंधित करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्टेट मतलब कि एक राज्य संघ। ये पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा गया ना उसमें एक में कि जो है कि भारत अथवा इंडिया राज्यों का संघ मतलब कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा, तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 57। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में ये बात करता है। देखिए अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 44 क्या कहता है? ये कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है ये। और अनुच्छेद 57 जो है ये क्या कहता है? तो अनुच्छेद 57 कहता है कि राष्ट्रपति के लिए पुनर्विचार के लिए पात्रता, मतलब कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर री इलेक्ट किया जा सकता है, मतलब री इलेक्ट मतलब दोबारा किया जा सकता है, लेकिन वह कितने बार जो है कि किया जा सकता है इसके बारे में संविधान क्या है? चुप है। संविधान मौन है कि कितने बार किया जा सकता है, लेकिन संविधान के 57 अनुच्छेद में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर री इलेक्ट किया जा सकता है। देखिए जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे राष्ट्रपति, ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार मतलब प्रभावकारी होती है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन।
पूछा जा रहा है कि यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि जो है कि असरदार प्रभावकारी होती है। देखिए ये बात किया जा रहा है यक्ष्मा मतलब कि टीबी की बात की जा रही है, ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है। ठीक है, देखिए ये जो है ना टीबी एक जो है कि संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है ये। ठीक है, तो ये जो है कि इसकी दवा जो है कि कौन सी है, तो ये है स्ट्रेप्टोमाइसिन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है। प्रत्युर्जता, एलर्जी, अरक्तता, घेघा, गलगंड, गाउट। पूछा जा रहा है कि जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है। कौन सा रोग पैदा होता है, तो वो पैदा होता है गाउट। देखिए यह एक जो है कि उपापचयी रोग है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रक्त में जो है कि क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ों में मतलब एकदम तेज़ दर्द होने लगता है। ठीक है, जोड़ों में एकदम बिल्कुल गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है और सूज जाता है और टच करने पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फोर्थ। पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है। संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, बफर विलयन, सुपर संतृप्त घोल। पूछा जा रहा है कि पीएच को किसकी मदद से सतत रखा जा सकता है। किसकी मदद से रखा जाता है, तो वो बफर विलयन की मदद से। देखिए बफर विलयन वह घोल जिसमें अम्ल मात्रा में अम्ल या भस्म मिलाने से घोल का पीएच लगभग अपरिवर्तित रहता है, बफर विलयन कहते हैं उसे। ठीक है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, परमाणु त्वरण में। पूछा जा रहा है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ पे होता है। देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्ठी या फिर एटॉमिक पाइल, ये सब सारी चीज़ें एक ही है। ठीक है, यह एक ऐसा संयंत्र है जिसमें क्या होता है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। क्या कराया जाता है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित जो है कि नाभिकीय विखंडन कराया जाता है। ठीक है, और जो विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा होती है वो पूर्ण नियंत्रण में रखी जाती है। जो ऊर्जा निकलती है उसको पूर्ण नियंत्रण में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में परमाणु पाइल का प्रयोग होता है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था। अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मयूराश्रम, मन। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक पूछा जा रहा है, कौन था। तो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक जो है कि खारवेल था। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। देखिए इस वंश का जो है ना ये सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। ठीक है, देखिए खारवेल के बचपन हुआ, शिक्षा हुआ, राज्याभिषेक हुआ तथा राजा बनने के 13 वर्षों तक के शासनकाल की जो घटनाएं हैं वो कहाँ से पता चलता है, तो वो हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, देखिए खारवेल ये जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों पर जैन भिक्षुओं के लिए गुहा विहारों का निर्माण करवाया था ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे। केवल पत्थर व तांबा, तांबा कांस्य व लौह, तांबा कांस्य व टीन। पूछा जा रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता के उपकरण थे, हथियार थे, वो मुख्यतः किसके बने थे। तो देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के जो उपकरण मिले हैं जैसे भाला, कटार, तलवार, कुल्हाड़ी, आर्या, ये सब जो है कि तांबा कांस्य टीन के मिले थे। तांबा कांस्य टीन के बने थे ये। किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई। गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई, तो वो है अलाउद्दीन खिलजी के। महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे। एम जी रानाडे,
पंडित गणेश रामाबाई, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फुले। पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया थे। देखिए संस्थापक के मुखिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। देखिए प्रार्थना समाज भारतीय नव जागरण के दौर में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना जो है कि किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानडे तथा इतिहासकार थे आर.जी. भंडारकर। इन्होंने जो है कि 31 मार्च 1867 में मुंबई में किया। कौन कौन थे उसमें? तो उसमें जो है कि आत्माराम पांडुरंग थे, महादेव गोविंद रनाडे थे और इतिहासकार आर.जी. भंडारकर थे। देखिए रनाडे यहाँ पे दिया गया है बट ये थे, लेकिन मुखिया के बारे में बात की जा रही है। तो मुखिया कौन थे? तो मुखिया जो है कि डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग थे, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल ने विलय नीति प्रस्तुत की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम वेटिंग। पूछा जा रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन सा वह गवर्नर जनरल था जिन्होंने विलय नीति प्रस्तुत की थी? विलय नीति कौन था वो? तो वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति प्रस्तुत किया था। देखिए विलय नीति का मतलब जो है कि इसी नीति के माध्यम से जो है कि सतारा 1848 में, जैतपुर 1849 में, संभलपुर 1849 में, झांसी 1853 में, इन राज्यों को जो है कि अंग्रेजी राज्यों में ये मिला लिया। इन सब राज्यों को अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया कौन? लॉर्ड डलहौजी, विलय नीति के तहत, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के काल में ही रेल चली थी, ठीक है। डाक टिकट भी, तार सेवा भी सब इसी के कार्यकाल में चला था। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? सूरत रात्र, चंपारण, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा। पूछा जा रहा है किस आंदोलन के साथ जो है कि महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया? तो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था आपका चंपारण का आंदोलन। ये कब हुआ? 1917 में। देखिए अंग्रेज किसान जो थे वो जबरन जो है कि नील की खेती करवाते थे, ठीक है। और किसानों को अपने ही ज़मीन पर 3/20 भाग पे क्या जरूरी था? नील की खेती करना अनिवार्य था, इन लोगों ने कर दिया था। और इसे ही हम 3 कठिया प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा। किसने घोषित किया स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, के.टी. तैलंग। किसने घोषित किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसने किया? तो वो किया बाल गंगाधर तिलक जी ने। दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु गणेश पिंगले। किसने जो है कि गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो वो थे लाला हरदयाल जी ने। देखिए ये एक क्रांतिकारी एवं विद्वान थे और इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया था। देखिए ये गदर पार्टी के महासचिव थे। कौन? लाला हरदयाल जी, ठीक है। और गदर पार्टी जो ये संगठन थी इसकी स्थापना जो है कि पंजाबी सिख द्वारा जो है कि भारत को ब्रिटिश शासन के स्वतंत्र कराने के उद्देश्य के साथ ये किया गया था। और कहाँ पे किया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में किया गया था, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, एम.एस. मालवीय, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। पूछा जा रहा है कि तीनों गोलमेज जो सम्मेलन हुए उसमें किसने भाग लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कब कब हुए थे गोलमेज सम्मेलन? तो ये हुए थे 1 नवंबर 1930 में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। दूसरा जो है कि 1931 में हुआ था। तीसरा जो है कि 1932 में हुआ था। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए? अब्दुल गफ्फार खान,
अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन, मुजफ्फर अहमद। पूछा जा रहा है कि 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण जो है कि पेशावर की सड़कों पर जो है कि उग्र प्रदर्शन हुए? तो वो थे अब्दुल गफ्फार खान जी। पहला ऑप्शन सही है। देखिए 23 अप्रैल 1930 की बात है। ये महात्मा गांधी जी के शिष्य थे अब्दुल गफ्फार खान। इनकी गिरफ्तारी जो है कि कर लिया गया और इसके वजह से जो है कि पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुआ। देखिए अब्दुल गफ्फार खान के बारे में अगर हम बात करें तो इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हैं अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, देखिए ये पहले ऐसे गैर भारतीय थे जिनको भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, कौन, भारत रत्न, उससे नवाजा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि वह कौन व्यक्ति है जिनको, मतलब जो गैर भारतीय हैं उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो वो है अब्दुल गफ्फार खान। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है पम्पास, सवाना, स्टेपेस, तेराई। एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है स्टेपी या स्टेपेस। ठीक है, स्टेपी या स्टेपेस। देखिए इस घास की ऊंचाई जो है कि 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक होती है और इसका जो है कि 20 से 30 सेंटीमीटर तक वर्षा की आवश्यकता होती है इस घास के लिए, और ये लगभग जो है कि उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई होती हैं, स्टेपेस। ठीक है, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? आयन मंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में। बादल की बात की जा रही है, ये किस मंडल में अवतरित होता है? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। देखिए परत कितनी होती है? 5 परतें होती हैं। नीचे से देखा जाए तो क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका आयन मंडल एंड पांचवा है वायुमंडल। और ये बात किया जा रहा है क्षोभ मंडल की। देखिए क्षोभ मंडल में ना ऋतुएं हुए मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो कि मानव को प्रभावित डालती है इसी परत में होती है। किसमें? क्षोभ मंडल में। ठीक है, देखिए धूल के कण और जल वाष्प सबसे अधिक मात्रा में होता है जिसकी वजह से बादल बनता है और वर्षा भी होती है इसी परत में। निम्नलिखित में से कौन सा देश नाथुला दर्रा, एक मिनट, नाथुला दर्रा के पार है? म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, चीन। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? देखिए जो नाथुला दर्रा है ये कहाँ पे है? तो ये नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य के डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। सिक्किम राज्य के डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। देखिए दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी जो है ना उससे होकर के कहाँ जाया जाता है? तो तिब्बत जाने का मार्ग है, इसी श्रेणी से होकर के जाया जाता है तिब्बत। तो इसका मतलब कि इसके उस पार जो है कि क्या है? चीन है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाएं, लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर, संसद सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक की बात की जा रही है, ये कब होती है? तो ये होती है आपका लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पे। देखिए अनुच्छेद 108 में राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। ठीक है, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तब बुलाया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बट अगर बात करें लोकसभा में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता जो है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। देखिए इसमें मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आई बटन पे मैं इसका लिंक दे दूंगा संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में। ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में मैं वीडियो बना रखा हूँ, आई बटन पे दे दूंगा, आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर। कौन सा राज्य जो है कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे मेरा ग्रुप है उत्तर प्रदेश PCS, और ये टेलीग्राम का लिंक है
इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए। इन सब का लिंक जो है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते तुरंत आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। देखिए इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।